Hello students, hi everybody. Today's I'm discussing lecture 11 of function. So let me start. इसके पहले लेक्चर में हमने लास्ट जो वीडियो में हमने जो दिया था आपको कि एक क्वेश्चन पे हमने स्टॉप किया था कि ग्रेटेस्ट x बाई 2 प्लस x बाई 3 प्लस x बाई 5 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 3, कुछ ऐसा था ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस का और टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, सच दैट कि जब आप प्रैक्टिस करो घर पे तो आप ये ना एडिक्टेड हो जाओ ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट से, और आपको ये फील होगा बट इसमें कोई दम नहीं है, कुछ टॉपिक में बहुत ही इजी लगने लगा है। सो आइए हम लोग लेके चलते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन को। जैसे अगर हमने क्वेश्चन में ये बोल दिया कि फाइंड the possible values of x such that greatest integer of x minus 1 by 2 into greatest integer of x plus 1 by 2 is a prime number। मेरे को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है कि ये दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको कॉपी कर लें। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 बाई 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 बाई 2। हमारे पास ये बोला गया है बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। अब तुम एक बात बताओ कि ये तो पूरे का वैल्यू ऑलवेज एक इंटीजर होगा, ये भी पूरे का वैल्यू ऑलवेज एक इंटीजर होगा, और दो इंटीजर का प्रोडक्ट प्राइम नंबर होना चाहिए। लेकिन दोनों इंटीजर में ना आपस में एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है तो जरा तुम सोचो ना कि x माइनस 1 बाई 2 में क्या ऐड कर दे कि मेरे पास x प्लस 1 बाई 2 हो जाए। तो आपको लग रहा हो अक्सर अगर प्लस 1 में ऐड करता हूं तो हो जाएगा x प्लस 1 बाई 2। आ रहा है ना? इसका मतलब ये हुआ कि मैं बोल दूं कि अगर ये i है तो मुझे लगता है ना कि ये i प्लस 1 होगा। ध्यान देना मेरी बात को, समझने की कोशिश करना कि अगर ये i होगा ना तो ये हमारे पास i प्लस कितना होगा, 1 होगा। तो तुम एक बात बताओ कि हमारे पास कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट प्राइम नंबर ऑब्जर्वेशन के तहत ही हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करो कि हमने x का वैल्यू 1 ले लिया तो इसको हम लोग को 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 इंटू 2 हमारे पास 2 प्राइम नंबर होगा। ध्यान देना, 2 और 3 नहीं ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? 2 इंटू 3 हमारे पास 6 हो जाएगा, जो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो एक केस तो हमारे पास ये बना। ध्यान में ये भी रखना है कि अगर ये जितना लेना है ना उससे एक यूनिट ज्यादा इसमें लेना है, मतलब नेक्स्ट इंटीजर हमारे पास ये लेना है। तो अगर हमने एक बार ले लिया ये -2 तो ये -1, देख लो दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास प्राइम नंबर है, और इसमें 1 ऐड कर दे तो मेरे ख्याल से ये मिल जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये ही दो पॉसिबल केसेस मेरे पास बन पाएगा। तो इसी दो पॉसिबल केसेस को आप डिस्कस कर लेते हैं और वहां से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप देखिए यहां पे अच्छे से कि अगर मैं केस फर्स्ट की मैं बात कर लूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 1 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 2, तो यहां से हम लोग लेके चल सकते हैं ना। ध्यान देना कि ग्रेटेस्ट का वैल्यू 1 होने का मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, 1 पे क्लोज और 2 पे ओपन। बट x के बदले यहां पे x माइनस 1 बाई 2 है, तो हम लोग बोलेंगे x माइनस 1 बाई 2 का वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, 1 पे क्लोज होगा, है ना। तो यहां से x का वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 1 बाई 2 इधर ले जाओ और 1 बाई 2 उसी टाइम इधर भी चला जाएगा। तो 1 प्लस 1 बाई 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 2 प्लस 1 बाई 2, आई मीन टू से 3 बाई 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन हमारे पास हो गया 5 बाई 2। ध्यान देना, अब उसी टाइम हम लोग ये लेकर चलते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 बाई 2 का वैल्यू हमारे पास 2 हुआ। तो देखते हैं x का वैल्यू क्या होगा। ध्यान देना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 बाई 2 का वैल्यू 2,
तो बिल्कुल उसी तरीके से बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/2 का वैल्यू 2, आई मीन टू से ग्रेटेस्ट का वैल्यू 2 कब होगा, तो मैं बोलूंगा जब x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगा, 2 पे क्लोज और 3 पे ओपन। तो x के बदले यहाँ पे x प्लस 1/2 है, हम लोग बोलेंगे ना कि x प्लस 1/2 का वैल्यू जब भी लाई करेगा तो 2 से 3 के बीच में 2 पे क्लोज और 3 पे ओपन। तो अब बताओ x का वैल्यू यहाँ से बड़े आराम से निकाल सकते हैं, 2 1/2 इधर जाएगा तो 1/2 इधर भी चला जाएगा, तो 2 माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 माइनस 1/2। तो यहां से हमारे पास बोल सकते हैं ना कि हमारे पास 3/2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 5/2। देखो वही हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास फर्स्ट केस को डिस्कस कर रहा है ना हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1/2 इक्वल टू 1 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/2 इक्वल टू 2, दोनों से x का वैल्यू सेम ही आया। तो ओवरऑल बोल सकते हैं ना कि हमारे पास फर्स्ट केस से जो x का वैल्यू आ रहा है 3/2 से लेकर 5/2 है ना। आइए केस सेकंड को हम लोग डिस्कस करते हैं, देखना सारे लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं केस सेकंड में कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1/2 इक्वल टू, मैंने बोल दिया -2 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/2 इक्वल टू कितना -1। देखना दोनों से तो वैल्यू सेम ही आएगा, क्योंकि इसके पहले वाले में भी देख रहे हो दोनों को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दोनों से वैल्यू सेम ही आ रहा था। तो किसी एक को डिस्कस कर दो आप कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1/2 का वैल्यू -2 कब होगा, तो मैं बोलूंगा कि x माइनस 1/2 का वैल्यू जब भी लाई करेगा तो -2 से लेकर -1 के बीच में -2 पे क्लोज और -1 पे ओपन। तो आप बताओ 1/2 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो -2 प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन -1 और प्लस 1/2। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये -3/2 हो गया लेस देन और इक्वल टू x और लेस देन हमारे पास हो गया -1/2। ध्यान दे रहे हैं। तो फाइनली हम लोग पास आंसर बोलेंगे हमारे पास कि ध्यान देना आइदर केस 1 और केस 2, आई मीन टू से कि हमारे पास जो बोलेंगे आंसर A यूनियन B। यूनियन क्यों लेना समझ में आ रहा है ना कि हमारे पास दो केसेस, या तो ये होगा या तो वो होगा, तो आइदर या और का केसेस बनेगा तो हम लोग यूनियन का ही सहारा लेते हैं। तो आप बताओ फाइनली हमारे पास कितना आ गया, -3/2 से लेकर x का वैल्यू -1/2 और यूनियन 3/2 से लेकर के x का वैल्यू 5/2। दिस इज द फाइनल आंसर। आई बात समझ में ना, क्लियर है ना। अब बोलो सर कि आईआईटी पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आई मीन इसी क्वेश्चन को पूछना हो आईआईटी में, क्योंकि आईआईटी तो ध्यान देना आईआईटी आपके पास ये तो नहीं बोलेगा कि x का वैल्यू फाइंड आउट करो, वो तो जब भी देगा तो ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन को सेट करेगा, है कि नहीं है। तो इसको ऑब्जेक्टिव में कुछ इस तरीके से पूछ सकते थे, इसी क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देना बच्चा कि इफ greatest integer of x minus 1/2 into x plus 1/2 is a prime number for all x belongs to alpha to beta union gamma to delta, then find the value of अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। या मैं ऐसा बोल सकता हूं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ नेम, देन द वैल्यू ऑफ दिस वन इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये तो जेईई में पूछा जा सकता है कि नहीं है। मतलब काम हम लोग को वही करना है, लास्ट में बस अपना थोड़ा सा डिसीजन चेंज कर लेना है, लास्ट में थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेना है। तो आप बताओ अभी हमारे पास सॉल्यूशन में क्या था, ध्यान दे रहा ना। यहां से x का वैल्यू कहां से कहां तक था, सिंस x लाइज बिटवीन -3/2 टू -1/2 यूनियन 3/2 टू 5/2, और इसको ध्यान में रखते हुए तो बड़े आराम से हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू हमारे पास क्या है। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, ध्यान देना मेरी बात को, तो अल्फा इक्वल टू हमारे पास आ गया -3/2, बीटा इक्वल टू हमारे पास आ गया -1/2, गामा इक्वल टू हमारे पास आ गया 3/2, डेल्टा इक्वल टू हमारे पास आ गया 5/2। तो क्या बड़े आराम से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हैं, कर लेंगे ना, राइट ना। तो ये ध्यान देना, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन को बताने के पीछे मेरा इंटेंशन ये है कि यहाँ पर हमारे पास में दो ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रोडक्ट को हमने प्राइम नंबर दे दिया, तो वहां पे ना ऑब्जर्वेशन लेके चलना है कि ये इंटीजर ये भी इंटीजर, और दोनों में ना रिलेशन ढूंढने की कोशिश करना कि कौन किससे बड़ा है और कितना यूनिट से ज्यादा बड़ा है, ठीक है। और उसके बाद ये ऑब्जर्व कर लेना कि ये हमारे पास दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू हमारे पास प्राइम नंबर होने के लिए हमारे पास क्या क्या इंटीजर चाहिए, और साथ में दोनों में रिलेशन क्या क्या होना चाहिए,
है कि नहीं? इसी में बेस्ट तीन हमारे पास तीन ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रोडक्ट को भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर एक ग्रेटेस्ट, दो ग्रेटेस्ट और तीन ग्रेटेस्ट, तीनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रोडक्ट का वैल्यू प्राइम नंबर हमारे पास हो जाए तो बता लो आई मीन एक्स का वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज क्या होगा। पूरे का मॉड भी दे सकते थे कि तीनों का हमारे पास तीन ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रोडक्ट दे दे और पूरे का मॉड इक्वल टू प्राइम नंबर दे दे। मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन और बढ़ा दे हम लोग। मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना आप लोग? तो आइए हम लोग उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, सच आप घर पे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, और वो आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। एनीवे वेट, लिसन टू मी। आइए कुछ क्वेश्चन को देख लो, आप लिख लो आप पहले कुछ क्वेश्चन को, घर पे प्रैक्टिस कर लेना, आंसर भी दे दूंगा मैं इससे रिलेटेड। ध्यान दो जरा सारे लोग। क्वेश्चन ये है फर्स्ट में कि इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2/3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/3 बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, देन find the possible values of x। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3/2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3/2, और ये मैं पूरे का लगा दिया मॉड, बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, देन फाइंड the possible values of x। ये भी मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं, एक और दे देता हूं कि इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1/2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 5/2 बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, देन फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है, हमने आपके पास ऐसा क्वेश्चन करवा रखा है अभी, बड़े आराम से आप बना लेना। मैं देखो बार बार बोल रहा हूं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, 12th क्लास में हो, वेरी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ते हो और उस पर बेस्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस अगर अच्छे से नहीं करोगे घर में ना, तो आपका लेवल इनहैंस नहीं हो पाएगा, आप में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो ही नहीं पाएगा। तो बेटर ये है कि आप प्रैक्टिस अच्छे से करो। मैं जानबूझकर तो कुछ क्वेश्चन को होमवर्क में डाल देता हूं सच दैट कि बच्चे लोग प्रैक्टिस कर ले अच्छे से, और इसके आंसर में कोई दम नहीं है, ये खुद से बना लिया हूं अपने तरीके से, और आपको जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था उसी की डिस्कशन पे बेस्ड ये सारा क्वेश्चन दिया, बड़े आराम से आप घर पे कर लेना इसको, ठीक है। आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। एक बात आप बताओ, लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन का टाइप दिया था सॉल्व करने के लिए, उसी को थोड़ा इनहैंस कर लें। जैसे अगर हमने क्वेश्चन में ये बोल दिया होता कि इफ x/2 प्लस x/3 प्लस x/5, क्वेश्चन में फिर वही रिपीट कर दे रहा हूं पहले, इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/5, ठीक है। देन फाइंड x की वैल्यू की बात कर रहा हूं, यही क्वेश्चन था। आई मीन क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप था, डिफरेंट टाइप मतलब एक्सप्रेशन तो सेम ही था हमारे पास, मतलब वहां पे था नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो वहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास देख रहे थे ना सर, 2 3 5 का एलसीएम चल रहा था, तो 2 3 5 का एलसीएम बोले तो 30 का मल्टीपल होना चाहिए x का वैल्यू, है कि नहीं? तो यहां से डायरेक्टली हम लोग आंसर यहां से सोच सकते हैं कि x इक्वल टू 30k, जहां पर k बिलोंग्स टू इंटीजर, है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट को लर्न कर लो, इस तरीके का फॉर्मेट जब भी रहेगा ना, तो हमारे पास 2 3 5 का एलसीएम लेना, जो हमारे पास एलसीएम आएगा उसी का मल्टीपल x का वैल्यू होगा। जैसे सपोज करो कि अगर हमने क्वेश्चन में ऐसा दे दिया होता कि सॉल्व x/2 प्लस x/7 इक्वल टू x/2 का ग्रेटेस्ट प्लस x/7 का ग्रेटेस्ट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसमें प्लस x भी कर देता हूं, ठीक है। मेरे को ना x का वैल्यू चाहिए, तो डायरेक्ट आंसर में बोल सकते हैं क्या, ये x/1 है, x/2 है, x/7 है, तो 1 2 और 7 का एलसीएम, तो 1 2 7 का एलसीएम 14 है, x का वैल्यू जब भी होगा तो 14 का मल्टीपल होगा, तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि x इक्वल टू 14k, जहां पर k बिलोंग्स टू क्या, i। समझ में आ रहा है बच्चों, ध्यान दे रहा है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं।
एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, हाउ मेनी सॉल्यूशंस भी हो सकता है ऑफ द इक्वेशन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू 1। नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का। तो और ध्यान देना, हमारे पास जो दिया हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू 1। किसी के मन में ऐसा चल रहा होगा कि 1 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 बाई एक्स को 1 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिख सकते हैं। मैं बोलूँ बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, ऐसा हमने कोई प्रॉपर्टीज अभी बताया भी नहीं है, और हमने अभी कोई प्रॉपर्टीज ग्रेटेस्ट से रिलेटेड फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड बताया नहीं है। तो प्लीज इट इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट कि ऐसा भूल के भी कोई उल्टा उल्टा काम नहीं करेंगे आप, ठीक है। आगे के क्लासेस में हो सकता है कि आज ही मैं डिस्कस कर दूं, टाइम अगर सेव हो गया तो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आपका अभी चलेगा 1-2 क्लास, ठीक है। क्योंकि हमारा इंटेंशन ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट पे स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस में लेना, और आप लोग भी कॉन्फिडेंट हो जाओ। अगर कॉन्फिडेंट हो गए तो गारंटी है कि कैसा भी क्वेश्चन आएगा आपसे रुकने वाला नहीं है। इसलिए मेरा इंटेंशन यहाँ पे एक बात और पे है कि जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करवा दूं, और इस पे बेस्ट क्वेश्चन कुछ घर पे भी दे दूं, सब्जेक्ट की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपके पास ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शनल पार्ट का कंटेंट्स अच्छा हो जाए। ओके राइट। तो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू 1, इसको सॉल्व कैसे किया जाए, दिमाग लगा सकते हो कुछ थोड़ा सा। x का वैल्यू बड़ा मुश्किल से सॉल्व करना, अगर कुछ ऐसा बन जाता तो हम लोग इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को t मान लेते हैं, और t मानते हुए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो यहां पे ना हम लोग x का वैल्यू, पहले बताओ x का वैल्यू होगा क्या, रियल नंबर। आई मीन टू से कि x का वैल्यू या तो इंटीजर होगा या फिर फ्रैक्शन होगा। तो जरा ऑब्जर्वेशन से ही लेके चलते हैं। देखो इसको सॉल्व करने का ना 2 तरीका है, एक ग्राफिकल एनालिसिस। तो ग्राफिकल एनालिसिस में आपके पास में आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में बताऊंगा कि ग्राफिकल एनालिसिस से आई मीन इक्वेशन को इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे ले आओ फॉर्मेट को, सच दैट कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का ग्राफ आप आसानी से प्लॉट कर दो, और प्लॉट करने के बाद देख लो कि दोनों का ग्राफ एक दूसरे को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस उतने ही होंगे। बहुत बार ऐसा होगा, आगे मैं डिस्कस करूंगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास 1 2 3 4 कुछ ऐसा 4 पॉइंट पे या 5 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो पता चल रहा है, लेकिन x का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि आप x का वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, आई मीन टू से कि आपके पास x का वैल्यू आपके पास नंबर लाइन पे x एक्सिस पे तो होगा ही होगा, लेकिन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज इस पे दिमाग ज्यादा खराब करने की जरूरत नहीं है। मतलब हो सकता है कि हमारे पास x का वैल्यू इंटरवल में लाई करे, एग्जैक्ट वैल्यू ना निकल पाए, तो उस पर दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। बट फिर भी वैसे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो मैं बोलना ये चाहूंगा कि अगर x का वैल्यू या फिर बताऊं x का वैल्यू इंटीजर होगा या फिर फ्रैक्शन होगा, तो अगर x का वैल्यू हमारे पास किस फर्स्ट में अगर मैं लेता हूं क्या, if x बिलोंग्स टू इंटीजर, x का वैल्यू इंटीजर की अगर मैं बात कर लेता हूं, देखता हूं हमारे पास दोनों का सम का वैल्यू 1 कब होगा। अब एक बार बताओ, जरा सोचो बढ़िया से अच्छे से, x का वैल्यू इंटीजर में चलो हमारे पास 0 पर तो नहीं होगा, क्योंकि 0 पर अनडिफाइंड होगा। 1 पे पहले मैं बात कर लेता हूं, तो 1 का फ्रैक्शन 1, ध्यान देना मेरी बात को, और 1 बाई 1 बोले तो 1, और 1 का फ्रैक्शन 0, ध्यान देना। 1 का फ्रैक्शन यहाँ पे फिर से 1 का अगर मैं बोलूं तो 1 का फ्रैक्शन 0, और हमारे पास 1 बाई 1, तो 1 का फ्रैक्शन 0, 0 प्लस 0 कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। चल इसका वैल्यू 2 लेते हैं, तो अगर 2 लेते हैं तो 2 का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस 1 बाई 2 का फ्रैक्शनल पार्ट, आप बताओ 2 का फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0, और 1 बाई 2 तो अपने आप में फ्रैक्शन है, बोले तो 1 बाई 2, बोले तो 1 बाई 2। देख लो इसके पहले हमारे पास 0 आया था, फिर 1 बाई 2 इंक्रीज किया है। थोड़ा और हम बोलते हैं कि अगर x का वैल्यू हमारे पास लेते हैं 3, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 प्लस 1 बाई 3 का फ्रैक्शन, तो 3 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 हो गया, और 1 बाई 3 तो अपने आप में फ्रैक्शन है, तो 1 बाई 3 का फ्रैक्शन हो जाएगा 0.3333, इसका मतलब 0.3, इसका वैल्यू 0.5। देखो हमारे पास वैल्यू घट गया। प्रैक्टिकली अब आप ऑब्जर्व करो ना, अगर हमारे पास 4 लेंगे तो और वैल्यू घट जाएगा, 5 लेंगे तो और वैल्यू घट जाएगा। मतलब बोलना ये चाह रहा हूं कि सर हमारे पास x का वैल्यू इंटीजर लोगे ना तो ये तो 0 कर देगा, लेकिन इसका फ्रैक्शन का वैल्यू घटते चला जाएगा अगर x का वैल्यू ग्रेजुअली आप बढ़ाते चले जाओगे इंटीजर में, तो पक्की बात है दोनों का समेशन का वैल्यू कभी 1 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर x का वैल्यू जो इंटीजर होगा वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। तब हमारे पास सिचुएशन आया कि x का वैल्यू इंटीजर नहीं लेंगे, x का वैल्यू फ्रैक्शन लेते हैं। तो आइए लेट मी सी,
देखना बच्चे कि अगर हमने ले लिया x बिलोंग्स टू f, जहां पर f का वैल्यू होना चाहिए 0 से 1 के बीच में, तो ऑब्जर्वेशन ही लेके चलते हैं। जैसे देखिए अगर हमारे पास x बिलोंग्स टू फ्रैक्शन ले, फ्रैक्शन में हमारे पास मतलब आई मीन टू से इसके जस्ट पहले हम लोग x का वैल्यू इंटीजर लिए थे, अब x का वैल्यू इंटीजर नहीं लेते हैं। तो इंटीजर नहीं लेते हैं ना, तो हमारे पास पहले केस को मान लेते हैं कि x लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 to 1 में ऑब्जर्वेशन ही लेके चलना है। अगर x का वैल्यू 0.5 लेते हैं, सॉरी 0.4 लेते हैं, तो 0.4 का फ्रैक्शन प्लस 1/0.4 का फ्रैक्शन, तो 0.4 का फ्रैक्शन 0.4, और इसका हमारे पास हो जाएगा कितना 10/4, 10/4 बोले तो 5/2, और 5/2 2.5, 2.5 का फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास 0.5, दोनों का समेशन 0.9। देख लो आप पहले बच्चे, थोड़ा सा वैल्यू तो इंक्रीज किया क्योंकि मेरे को दोनों का समेशन का वैल्यू 1 चाहिए, लेकिन जैसे ही x का वैल्यू 0.5 लेते हैं तो 0.5 का फ्रैक्शन प्लस 1/0.5 का फ्रैक्शन, 0.5 का फ्रैक्शन बोले तो 0.5, और 1/0.5 का फ्रैक्शन बोले तो हमारे पास 10/5 बोले तो 2, और 2 का फ्रैक्शन हमारे पास 0, तो 0.5 का फ्रैक्शन 0.5, मतलब देख रहे हो वैल्यू फिर घट गया हमारे पास, बढ़ना चाहिए था वैल्यू। चलो एक वैल्यू और लेते हैं, x का वैल्यू 0.6 लेते हैं, तो 0.6 लेंगे तो 0.6 का फ्रैक्शन प्लस 1/0.6 का फ्रैक्शन बोले तो 0.6, और 1/0.6 बोले तो हमारे पास 10/6, 10/6 बोले तो 5/3, 5/3 बोले तो 1 पॉइंट हमारे पास कितना आ जाएगा 6 के आसपास चला जाएगा, तो 0.6 उसका फ्रैक्शन हो जाएगा, तो दोनों का समेशन 1.2। अब जब तुम सोचो कि हमारे पास 1 चाहिए था लेकिन एक्सटेंड करके 1.2 हमारे पास आ गया। अब जब तुम सोचो यहाँ पे कि x का वैल्यू 0.5 लिया तो 0.5 लेकिन 0.6 लिया तो हमारे पास 1 से बड़ा भाग गया, तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन होगा कि क्या 0.5 और 0.6 मतलब 0.5 के जस्ट बाद का फ्रैक्शन क्या 0.6 होगा क्या? 0.5 और 0.6 के बीच में तो इनफिनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शन होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। इसका मतलब है कि 0.5 और 0.6 के बीच में कोई एक वैल्यू ऐसा जरूर होगा सच दैट कि दोनों का समेशन का वैल्यू 1 आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि 0.6 लिया हमारे पास वैल्यू 1 से बड़ा भाग गया। मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना आपको कि 0.5 और 0.6 के बीच में तो इनफिनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शन होगा बच्चे, और उस इनफिनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शन में से एक वैल्यू ऐसा जरूर होगा सच दैट कि वो वाला वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों का समेशन का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो वो वैल्यू कौन सा होगा? मेरे को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए यहाँ पे। नंबर ऑफ आई मीन वैल्यूज ऑफ एक्स की बात कर रहा था, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो हम लोग बोले कि 0.5 और 0.6 के बीच में एक सॉल्यूशन होगा, उसी तरीके से बोले 1.5 और 1.6 के बीच में एक सॉल्यूशन होगा, 2.5 और 2.6 के बीच में एक सॉल्यूशन होगा। मतलब बोलना ये चाह रहा हूं 0 से 1 के बीच में एक सॉल्यूशन, 1 से 2 के बीच में एक सॉल्यूशन, 2 से 3 के बीच में एक सॉल्यूशन, 3 से 4 के बीच में एक सॉल्यूशन। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? इनफिनाइट। देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल टू इनफिनिटी। समझ में आ रहा है बच्चे? चलो एक क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क में, आप प्रैक्टिस कर लेना, उसका आंसर भी दे देता हूं मैं। ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखा है। इफ एक्स वाई एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू 0 to 30 such that greatest integer of x by 2 plus greatest integer of 2x by 3 plus greatest integer of y by 4 plus greatest integer of 4y by 5 equal to 7x by 6 plus ध्यान देना 21y by 20, then number of ordered pair pairs x y is fill in the blanks। A ऑप्शन में ले लो 0, B 2, C 3 सॉरी C 4 और D हमारे पास ले लेंगे 5। तो आप बना लीजिएगा 4 होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने बता रखा है आपको, बस आपको दिमाग में ये रखना है कि सर इसको इस तरीके से अरेंज कर दो कि ये दोनों का समीशन के फॉर्म में चला जाए, इसको भी इस तरीके से अरेंज करो कि ये दोनों का समीशन के फॉर्म में चला जाए, सच दैट कि पूरे को फ्रैक्शनल पार्ट में हम लोग सबको कन्वर्ट कर दें। राइट ना? ओके, अब आइए चलते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान देना सारे लोग। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन
सॉल्यूशंस भी हो सकता है ऑफ द इक्वेशन n by 103 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n by 105। ध्यान देना बच्चों, इसमें नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन समझ में आ रहा है? मतलब वो इंटीग्रल सॉल्यूशन होना चाहिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास दिया हुआ क्या है? सिंस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n by 103 इक्वल टू n by 105 का ग्रेटेस्ट इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं लेमडा, वेयर लेमडा का वैल्यू क्या क्या होगा? 0, 1, 2, 3 अप टू आगे बढ़े। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, मतलब दोनों का जो वैल्यू है दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू 1, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू 2, कुछ इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। तो हम लोग लेके चलते हैं कि अगर लेमडा का वैल्यू 0 हुआ देन n का वैल्यू क्या क्या हमारे पास होगा। ध्यान देना मेरी बात को, n इक्वल टू, आप पहले बताओ हमारे पास लेमडा का वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है? ये पूरे का वैल्यू 0, ये पूरे का वैल्यू 0, तो n का वैल्यू हमारे पास, ध्यान देना n का वैल्यू स्टार्ट कहां से करेंगे? हमारे पास n इक्वल टू 0, 0 पुट करेंगे तो हमारे पास पूरे का वैल्यू 0, 0 पुट करेंगे तो पूरे का वैल्यू 0, n इक्वल टू 1 पे भी चला जाएगा तो 1 by 103 का ग्रेटेस्ट का वैल्यू भी 0 होगा, 1 by 105 का ग्रेटेस्ट का वैल्यू भी 0 होगा, मतलब n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू मेरे ख्याल से 102 जाएगा। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि 103 लोगे ना तो पूरे का ग्रेटेस्ट 1 हो जाएगा, 103 by 103 1, लेकिन ये अलग बात है 0 होगा। बट मेरे को तो दोनों सेम सिचुएशन में चाहिए, दोनों एक साथ 0 चाहिए ना। इसका मतलब क्या हुआ कि n का वैल्यू 0 से लेकर के n का वैल्यू चला जाएगा 102, तो टोटल यहाँ पे कितना मैं बोल दूंगा? टोटल 103, 0 से लेकर काउंट कर लो आप। तो उसी तरीके से अगर लेमडा का वैल्यू 1 लेते हैं देन n के वैल्यू की बात करते हैं, तो लेमडा का वैल्यू 1 होने का मतलब दिस इक्वल टू 1। तो ये ध्यान देना, ऐसा मत बोलना कि n का वैल्यू 103 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि n का वैल्यू 103 लोगे ना तो ये 1 होगा, लेकिन 103 पे पूरे का वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि n का वैल्यू 105 से स्टार्ट करें? अगर ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा हमारे पास। मतलब बोलना क्या चाह रहा हूँ कि n का वैल्यू 105 लेंगे, 106 लेंगे, करते 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 205 तक जाएगा। क्यों? 206 लेंगे तो फिर इसका ग्रेटेस्ट का वैल्यू 2 हो जाएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मतलब बोलना ये चाह रहा हूं कि मैं स्टार्ट में इसके तरीके से करूंगा और फिनिश में इसके तरीके से करूंगा। ध्यान देना, 105 से स्टार्ट किया मैंने और फिनिश मैंने 205 पे किया, क्योंकि 206 होगा तो इसका ग्रेटेस्ट का वैल्यू मेरे पास 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ध्यान में रखना है कि स्टार्ट में इसके तरीके से करूंगा और फिनिश में इसमें चला इस पे करूंगा मैं। तो 105 से लेकर 205 तक, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ टोटल कितने हो गए? 101। देख लो सारे लोग, समझने की कोशिश करो, ध्यान दे रहे हैं ना सारे लोग? चलो ध्यान दो। अगर लेमडा का वैल्यू 102 ले लिया देन n का वैल्यू, तो यहां से स्टार्ट करेंगे 210, 211, 212 अप टू कहां तक जाएगा? तो बोलूंगा 308 तक जाएगा। तो यहां से टोटल कितना हो गया हमारे पास? 99। तो आप देख रहे हो ग्रेजुअली ये डिक्रीज कर रहा है, डिफरेंस हमारे पास 2 का चल रहा है। तो उसी तरीके से आगे बढ़ाते चले जाएंगे। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल टू 103 प्लस 101 प्लस 99 प्लस अप टू, ध्यान देना ऑल इंटीजर्स है तो मैं बोल सकता हूँ 3 प्लस 1, इसको रिवर्स कर लो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू चला जाएगा 100 कितना? 3। क्या ये एपी में चला गया? सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ एपी का फंडा बड़े आराम से लगा सकते हो। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। देखो बच्चों कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू 103 चला गया। तो पहले सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए tn का वैल्यू यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn बोले तो 103, a बोले तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बोले तो 2। इसको इस साइड लिया हो तो 102 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 आई मीन टू से n माइनस 1 इक्वल टू 51, n इक्वल टू 52 आ गया। देयरफॉर सम ऑफ 52 टर्म्स के वैल्यू क्या बात करेंगे बताओ? हमारे पास फॉर्मूला होता है ना कि n by 2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला बोलते हैं ना, तो n का वैल्यू 52 पुट कर दो, 52/2 और 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 52 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2 हमारे पास आ गया, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो तो 52, तो 1 प्लस 52 माइनस 1, ये और ये कैंसिल बोले तो 52 का। ध्यान दे रहे हैं ना सब लोग, बढ़िया से समझना, क्लियर हुआ ना? तो आइए इसी से मिलता जुलता हुआ एक दो क्वेश्चन आप लिखो, घर पे प्रैक्टिस कर लेना। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स satisfying xy 9 का ग्रेटेस्ट इक्वल टू xy 11 का ग्रेटेस्ट इज ए ऑप्शन 21, बी 22, सी 23, डी 24। कर लोगे आप? आंसर दे दे रहा हूं मैं, 24 होगा। इसे से मिलता जुलता हुआ एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूं, आप घर पे कर लेना। The number of elements in the range of set of elements in the range of set of fx equal to greatest integer of x by 15 into minus 15 by x का greatest for all x belongs to 0 to 90 is A option 5, B 6, C 7 और D infinity। आप बना लीजिएगा, आंसर इसका आएगा 6। चलिए ध्यान दीजिए, अब आइए लेके चलते हैं कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन से रिलेटेड कुछ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी मैं प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट को लर्न करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होता है, मुश्किल है। तो बेवजह हम लोग प्रॉपर्टी के चक्कर में उलझेंगे नहीं, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। कहीं कहीं पे प्रॉपर्टी बहुत इजी वे में काम करता है, बट कितना प्रॉपर्टी आप याद करोगे, ये ध्यान देना सभी लोग, ठीक है ना? तो आइए कुछ लेके चलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड कुछ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। जैसे अगर हमने बोल दिया सॉल्व द फॉलोइंग फॉर रियल एक्स, ये रियल एक्स में इसलिए बोलते रहा हूं, ठीक है? आपकी इमेजिनरी में मत चल जाना, आप कोशिश करना, आई मीन कोशिश क्या करना, कैलकुलस है तो रियल के लिए पढ़ना है। तो ये अगर सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन की बात भी कर लो ना, तो आपको मान के चलना है रियल एक्स की ही बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो सॉल्यूशन में हम लोग को करना क्या है ना, कि हमने बता रखा है आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट अगर दोनों साथ में रहे तो पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट को ग्रेटेस्ट में चेंज करो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो आप बताओ, 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट को ग्रेटेस्ट में चेंज करो तो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4x में से x को इधर ले जाओ तो 3x, और 4 इंटू ग्रेटेस्ट एक्स को उधर ले जाओगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या आ जाएगा, 5x। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ना कि x इक्वल टू 5/3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है कि नहीं? अब ध्यान देना, हम लोग अब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड इक्वेशन बेस्ड या इन इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे ना, उसका हम लोग दो मेथड पढ़ेंगे।
एक एनालिटिकल मेथड और दूसरा ग्राफिकल मेथड। मैं पहले बता चुका हूं और लोगों के मन में ये पहले था भी कि ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं सर और सॉल्यूशन देते नहीं है ग्राफिकल मेथड से। तो मैंने बोला था बच्चों थोड़ा सा पेशेंस रखना, ग्राफिकल मेथड को आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो ग्राफिकल मेथड भी लेके चलेंगे हम लोग, एनालिटिकल मेथड भी लेके चलेंगे और कुछ एक ऑब्जर्वेशन से भी लेके चलेंगे। अब बोलोगे सर कोई बॉन्ड बीटा पिया होगा बचपन में तब ना ऑब्जर्वेशन लेके चलेगा, किसी ने बॉन्ड बीटा पिया ही नहीं होगा तो ऑब्जर्वेशन कैसे आप उसका दिमाग काम करेगा ऑब्जर्वेशन के तहत। अब समझ में आ रहा है ना मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? बच्चे ध्यान देना, बॉन्ड बीटा वाली बात याद है ना सबको, याद रखना सारे लोग। तो ऐसा है हम लोग लेके चलते हैं इसको, पहले ऑब्जर्वेशन के तहत लेके चलते हैं कि देखते हैं किसका माइंड कितना ज्यादा बढ़िया से काम करता है। तो देखो तो बाई ऑब्जर्वेशन x का वैल्यू 5/3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। मुझे लगता है कि x का वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। देखना बच्चे, x का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो LHS इक्वल टू RHS होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब है कि x का वैल्यू 0 तो होगा इसे। और मुझे लगता है कि x का वैल्यू 5/3 भी पुट करेगा तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि 5/3 पुट करोगे तो 5/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 तो होगा। 5/3 पुट करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5/3 का वैल्यू 1 होगा। इसका मतलब ये 5/3 ये 5/3 तो 5/3 इक्वल टू 5/3। तो बाय ऑब्जर्वेशन इट इज क्लियर दैट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर 2 एंड व्हिच आर x इक्वल टू 0 एंड 5/3। अब किसी ने बोल दिया सर कि हमारे पास पता नहीं ये इसके अलावा और क्या होना चाहिए, ये तो दिमाग नहीं लग पाएगा। हो सकता है कि इसके अलावा कुछ और सॉल्यूशन हमारे पास आ जाए, है कि नहीं? तो आइए इसके लिए लेके चलते हैं हम लोग एनालिटिकल अप्रोच। ध्यान देना इसी क्वेश्चन में। और एनालिटिकल अप्रोच का एक प्लस पॉइंट यही होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड जो भी जैसा भी क्वेश्चन होगा, गारंटी इस मेथड को अगर आपने समझ लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन होगा आपसे बन जाएगा। अगर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हो मतलब सॉल्व द इक्वेशन की बात करेगा। ये ध्यान देना है सभी लोगों को। तो आइए एनालिटिकल मेथड समझते हैं हम लोग। एनालिटिकल मेथड, ठीक है, हमारे पास जो दिया हुआ है उसको फिर से कॉपी कर लिए हम लोग। सिंस 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसको फर्स्ट मान लेना है। ठीक है, हमने इसे पहले भी बता चुका है, पहले भी बता चुका हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट को पहले ग्रेटेस्ट में चेंज कर लो आप। तो हम लोग 4 इंटू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब पहले आपका टारगेट ये होगा यहाँ पे ना कि ग्रेटेस्ट को एक तरफ करना, बाकी सबको एक तरफ कर दो। तो ग्रेटेस्ट को एक तरफ करने के लिए 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसको इस साइड और इसको इस साइड ले आओ तो हमारे पास 3x इक्वल टू 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। हमने क्या बोला था याद करो, ग्रेटेस्ट को एक तरफ करना है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 3x/5, इसको सेकंड मान लो। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को एक साइड कर दो और उसके अलावा जो भी टर्म है इक्वेशन के दूसरे साइड उसको कर दो। अब यहां से क्या करो कि इसे फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज कर दो। तो फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज करने के लिए फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट x। तो ग्रेटेस्ट x इक्वल टू मैं बोल सकता हूं ना कि x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 3x/5। यहां से फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू निकाल दो। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस 3x/5। आई मीन टू से कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू हमारे पास आ गया 2x/5। अब आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू जब भी लाई करेगा तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लाइज बिटवीन 0 to 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x/5 का भी वैल्यू जब भी लाई करेगा तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। और यहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे तो 5 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 0 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन 5। 2 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5/2। अब ये मत बोलना कि x का वैल्यू 0 से 5/2 के बीच में होगा, नहीं। अब यहाँ से x का वैल्यू 0 से 5/2 के बीच में आएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लेना। तो आप बता दो ना, x का वैल्यू 0 से 5/2 के बीच में होगा, देयरफॉर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू क्या क्या होगा। तो पहली बात तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 0 होगा। 0 से 5/2 के बीच में अगर x का वैल्यू है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 होगा। और उसके बाद 0 से 5/2 के बीच में है तो 2.5 जा रहा है हमारे पास, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2 भी होगा। ध्यान देना, समझ लो। अब इस ग्रेटेस्ट के वैल्यू को क्या करना, इक्वेशन 2 में पुट करना और वहां से x का वैल्यू निकाल देना। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 बताओ
अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू 0 लिया मैंने, तो यहां से बताओ जरा, इसका 0 लिया तो एक्स का वैल्यू भी हमारे पास 0 हो जाएगा। फिर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू अगर हमने ले लिया 1, तो इसका 1 लिया तो एक्स का वैल्यू हमारे पास 5/3 होगा, ध्यान दे रहे हैं ना। और उसके बाद अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू अगर हमने 2 ले लिया, तो अगर 2 लिया तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स का वैल्यू क्या क्या आ गया बताओ, 10/3, 5/3 और 0 आया। तो बोलो सर 0 और 5/3 तो हमारे पास था ही, ऐसे मत बोलना, क्योंकि इसके पहले वाला लेक्चर के इसके पहले वाले आई मीन से मेथड से मैं बात कर रहा हूँ। 0 5/3 था, मतलब बोलना चाहो कि एक्स का जो भी वैल्यू फाइनली हमारे पास आया ना, उसको लास्ट में क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेंगे। जो सेटिस्फाई करेगा वही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा उस इक्वेशन का सॉल्यूशन वो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ एक्स का वैल्यू 0 और 5/3 पुट करोगे सेटिस्फाई करेगा, 10/3 सेटिस्फाई नहीं करेगा, देयरफॉर 0 और 5/3। अब बोलो सर इतना ज्यादा लंबा चौड़ा ड्रामा है, सर टेंशन हो रहा है, तो आइए टेंशन को थोड़ा कम कर देते हैं यहाँ को, ठीक है। फिर से इसको समझते हैं, फिर से कि इसका सेंस है क्या, कहां पे कौन सा स्टेप को आप सर बताना चाह रहे हो बच्चों से। ध्यान देना, हमने क्या बताया, फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट को पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर में चेंज कर देना और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को एक तरफ कर देना, उसके अलावा सारे कंटेनिंग टर्म को इक्वेशन के एक तरफ कर लेना, उसको इक्वेशन 2 मान लेना, क्योंकि पहले हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट जो है क्वेश्चन को ही इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि ग्रेटेस्ट को फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज कर देना है। रीजन बिहाइंड इट कि फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो पूरे का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करवा देंगे। तो इसको फ्रैक्शनल पार्ट में हमने चेंज कर दिया, इसका 0 से 1 तो पूरे का वैल्यू 0 से 1 और वहां से x का वैल्यू निकाल देना, और जैसे x का वैल्यू निकालना तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू निकाल देना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हमारे पास आ गया और उस ग्रेटेस्ट इंटीजर के वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हुए x का वैल्यू निकाल देना। जो x का वैल्यू आएगा फाइनली उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेना, जो सेटिस्फाई किया वो उसका सॉल्यूशन हुआ, जो सेटिस्फाई नहीं किया उसका वो सॉल्यूशन नहीं। दैट्स इट। ओके बच्चों, थैंक यू। अब आइए लेके चलते हैं हम लोग ग्राफिकल अप्रोच। तो ग्राफिकल अप्रोच में एक बात ध्यान में रखना यही है, हमने बता भी रखा था कि इक्वेशन को इस तरीके से अरेंज करो ना लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में कि दोनों तरफ का ग्राफ आप आसानी से प्लॉट कर सको। तो दोनों तरफ का ग्राफ आसानी से प्लॉट करने के लिए हम लोग कुछ ऐसा स्टेप लें, ध्यान देना। फिर इसको पहले फ्रैक्शन को ग्रेटेस्ट में चेंज कर देते हैं कि 4 इंटू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। यहां से हमारे पास 4x माइनस 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। आई मीन टू से 3x इक्वल टू 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। हमारे पास x का वैल्यू ध्यान देना, या फिर मैं ऐसा बोल दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 3x/5। अब जरा सोचो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का भी ग्राफ मेरे को पता है, 3x/5 आई मीन y का वैल्यू हम लोग इसको y1 मान लें और इसको हम लोग y2 मान लें, तो मुझे लगता है दोनों का ग्राफ ऑन दिस सेम एक्सिस बड़े आराम से आप प्लॉट कर सकते हो कि y इक्वल टू 3x/5 ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ तो आपको पता है। तो आइए हम लोग दोनों का ग्राफ प्लॉट करते हैं ऑन द सेम एक्सिस। लिख लेता हूं फंक्शन को y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड y इक्वल टू 3x/5। दोनों का ग्राफ ऑन द सेम एक्सिस प्लॉट करते हैं और देखते हैं दोनों का ग्राफ एक दूसरे को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है और कहां कहां पे कट कर रहा है। तो देखो जरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ तो सबको पता ही है, हमने बता रखा था, शॉर्टकट तरीके से याद रखना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ 0 से 1 के बीच में कुछ ऐसा ले लिया मैंने, 1 से 2 के बीच में कुछ ये हमारे पास ग्राफ हो गया, 2 से 3 के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा चला जाएगा, ठीक है ना। और ये -1 से 0 के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा चला जाएगा, बता भी रखा है ये -1, ये हो गया 1, ये हो गया हमारे पास 2। देख लो बच्चे, ये हो गया y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब y इक्वल टू 3x/5 कहने का मतलब क्या है कि y इक्वल टू mx का फॉर्मेट है। आई मीन टू से इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन जिसका स्लोप 3/5 है। अगर स्लोप 1 होता तो पक्की बात है कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट सबसे मिलाते हुए हम लोग लाइन प्लॉट करते हैं, लेकिन स्लोप 1 से कम है, इसका मतलब है इस पॉइंट से तो पास करेगा ही करेगा ग्राफ,
और इस पॉइंट से पास करने के बाद ध्यान में ये रखना है कि इस पॉइंट से नहीं जाएगा, इससे नीचे से जाएगा, क्योंकि स्लोप 1 से कम है। तो हम लोग इस पॉइंट से ग्राफ को प्लॉट करते हैं और ग्राफ कुछ इस तरीके से लेकर चले जाएंगे। ऐसा हो गया ग्राफ और ऐसा हो गया। अब यहां से एक क्वेश्चन राइज ये होगा, इसके पहले आप कुछ यूं कर लो, ध्यान देना सारे लोग, समझो। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये राइज होगा कि ये जो ग्राफ आगे हमारे पास जाएगा वो क्या इस पॉइंट को टच करता हुआ जाएगा, कि इसके बीच से जाएगा, कि इसके नीचे से चला जाएगा। एक क्वेश्चन राइज होगा। तो हम लोग क्यों ना ऐसा करें, ध्यान देना मेरी बात को, इस पॉइंट पर टच करता हुआ जाएगा कि नहीं जाएगा, तो एक्स का वैल्यू 3 पुट कर देते हैं इसमें और देखते हैं इसका वाई का वैल्यू क्या आता है। तो एक्स का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 9/5, 9/5 मतलब हमारे पास 2 से कम हो गया। 2 से कम हो गया कहने का मतलब क्या है कि x का वैल्यू 3 पे ना, इसका वैल्यू 2 से कम, यानी नीचे से जाएगा ग्राफ। तो इसको थोड़ा सा और इस तरीके से ग्राफ ले लो, ऐसा चला जाएगा और ये कुछ इस तरीके से पीछे बढ़ेगा, है कि नहीं। ग्राफ को देखते हुए क्या आपको लग रहा है कि दोनों दूसरे को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये y इक्वल टू मैं बोलूंगा 3x/5 का ग्राफ हो गया। तो ग्राफ को देखते हुए लग रहा है दोनों दूसरे को 2 पॉइंट पे कट किया। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हमारे पास आ गया, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना हो गया, 2। वो x का वैल्यू क्या क्या हुआ, तो आइए x का वैल्यू हम लोग निकालते कैसे हैं। यहां से तो ऑब्जर्वेशन से लग रहा है कि x इक्वल टू 0 होगा ही होगा, और दूसरा x का वैल्यू क्या होगा, तो ये x का वैल्यू हमारे पास मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कितना, अल्फा। तो अल्फा निकालने के लिए क्या करूं मैं, तो बताओ ये y इक्वल टू 1, तो हम लोग कैसा करेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 3x/5, अब ग्रेटेस्ट का वैल्यू हम लोग 1 पुट कर देते हैं। क्यों, ध्यान देना ना, 1 पुट करते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा पे पहुंच जाते हैं। तो 1 इक्वल टू 3x/5, तो 3x इक्वल टू 5, आई मीन x इक्वल टू 5/3, देयरफॉर x का वैल्यू 0 हो गया और 5/3 हो गया। ध्यान देना, अल्फा वैल्यू कैसे निकाले समझ में आया ना, कि y का वैल्यू हमने 2, y का वैल्यू हमने 1 ले लिया, इसमें पूरे का वैल्यू 1 ले लिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x के वैल्यू पे पहुंच गए हम लोग। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, सॉल्व कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। अब इसी में हम लोग ध्यान देना, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते थे। अगर मैं क्वेश्चन में आपके पास कुछ ऐसा कर देता, ध्यान देना सारे लोग, ग्राफ में एज इट इज रखता हूं, आई मीन टू से कि ये हमारे पास y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ हो गया, तो y इक्वल टू 3x/5 का ग्राफ हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में कुछ अगर ऐसा कह देता ना, ध्यान देना सारे लोग, इसमें इनइक्वालिटी ले आता। इनइक्वालिटी आने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में बोल देता कि सर सॉल्व 4 into fractional part of x greater than x plus greatest integer of x, या फिर मैं बोल दूं 4 into fractional part of x less than x plus greatest integer of x। ये फर्स्ट और ये सेकंड क्वेश्चन। अब इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन हुआ, तो इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन में भी आपको बस वही ध्यान में रखना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन में इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन होगा ना, तो इन जनरल आप ग्राफिकल सॉल्यूशन को ही आप आगे बढ़ाना, ग्राफिकली ही सोचने की कोशिश करना। इनइक्वालिटी में ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो ग्राफिकली अगर आप सोच लिए तो बड़ा आसानी से उसका आंसर बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो हमारे पास पहला मोटो तो यही होगा कि इन इक्वेशन के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को इस तरीके से अरेंज करेंगे सच कि दोनों तरफ का ग्राफ प्लॉट करना आसान हो जाए, और फिर ग्राफिकल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बड़े आराम से बोल देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया था, देखना हमारे पास कि एक्चुअली इसको हमने अगर लेके चला तो 4x minus 4 into greatest integer of x greater than x plus greatest integer of x हुआ। यहां से मैं इसको इधर ले आया तो 3x, इसको उधर ले जाऊं तो greater than 5 into greatest integer of x, तो greatest integer of x का वैल्यू हमारे पास आ गया less than 3x/5। मतलब अगर पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं ना, तो greatest का वैल्यू मेरे को 3x/5 से लेस चाहिए। ग्राफिकली कैसे सोचेंगे, तो पहली बात तो सर इसका ग्राफ और इसका ग्राफ दोनों का ग्राफ ऑन दी सेम एक्सिस प्लॉट कर देंगे। प्लॉट करने के बाद हम लोग को ध्यान में ये रखना है कि ग्रेटेस्ट का ग्राफ जो है ना 3x/5 के ग्राफ से नीचे चाहिए, क्यों लेस बोला गया है। तो जरा देखो जरा हमारे पास इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दें, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक बार 0 से बड़ा लेते हैं, एक बार 0 से छोटा ले लेते हैं हम लोग। 0 से अगर मैं छोटा की बात करता हूं, मैं लेस की बात करता हूं 0 से, तो बताओ ग्रेटेस्ट का ग्राफ 3x/5 के ग्राफ से लेस चाहिए, तो मुझे लगता है ग्रेटेस्ट का ग्राफ, ध्यान देना, -1 से 0 के बीच में अगर कंपेयर करें, -1 से 0, 3x/5 का ग्राफ ये है, ग्रेटेस्ट का ग्राफ ये है, तो मुझे लगता है ये वाला ग्राफ इसके ग्राफ से तो नीचे हुआ, मेरे को नीचे ही लेना है। और मुझे लगता है कि ये आगे वाला वैल्यू तो और नीचे होना स्टार्ट हो जाएगा, आगे वाला वैल्यू तो और नीचे होना स्टार्ट होगा इस ग्राफ से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x लेस देन 0 की मैं बात करूं तो x का वैल्यू लेस देन 0 तो x के सारे वैल्यू के लिए होगा, x लेस देन 0 तो सारे वैल्यू के लिए हमारे पास इसको फॉलो करेगा। x इक्वल टू 0 फॉलो नहीं करेगा क्योंकि x इक्वल टू 0 पर दोनों का वैल्यू सेम हो रहा है।
लेकिन x का वैल्यू 0 से अगर मैं बड़ा की बात करूं तो देखो तो 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट का ग्राफ ये मिला, 3x/5 का ग्राफ ये मिला, तो 0 से 1 के बीच में ये वाला ग्राफ नीचे मिला, तो मेरे को नीचे चाहिए था, तो यूनियन मैं बोल सकता हूं 0 से 1। अब देखो जरा 1 से मैं अल्फा के बाद 1 से अल्फा तक की मैं कंपेयर करूं तो अल्फा बोले तो हमारे पास कितना आ गया था, 5/3 आया था ना, तो 1 से 5/3 क्वेश्चन देखना जरा, ग्रेटेस्ट का ग्राफ ये मिला, 3x/5 का ग्राफ ये मिला, ग्रेटेस्ट का ग्राफ इसके ग्राफ से ऊपर चला गया, सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अल्फा से 5/3 से 2 के बीच में बात करो तो ग्रेटेस्ट का ग्राफ इसके ग्राफ से नीचे मिल गया, जो कि मेरे को नीचे चाहिए था। इसका मतलब है यूनियन में बोलूंगा 5/3 से लेकर करके कहां तक जाएगा, आप बताओ, 2 तक गया ही गया। ध्यान देना मेरी बात को, 2 पे ओपन होगा, क्यों, क्योंकि 2 पे ग्रेटेस्ट का वैल्यू 2 है, और 2 पे 3x/5 का वैल्यू हमारे पास यहां पे चला जाएगा, ये फिर से 2 पे ग्रेटेस्ट का वैल्यू 2 और 2 पे 3x/5 का वैल्यू जाएगा ये। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास, ध्यान देना, समझने की कोशिश करना, x = 2 सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, लेकिन 2 से 3 के बीच में या 2 से आगे कुछ भी बात करेगा तो ग्रेटेस्ट का ग्राफ इसके ग्राफ से ऑलवेज ऊपर चलता स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये कि ये मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन है। मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर है ना। तो इनइक्वालिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारे पास होगा ना, तो आप बिल्कुल ग्राफिकल सॉल्यूशन आपके लिए बहुत आसान होगा, अगर ग्रेटेस्ट से रिलेटेड हो या फिर किसी भी, मैं बता दे रहा हूं, इनइक्वालिटी से रिलेटेड में, इनइक्वालिटी से अगर क्वेश्चन आपके पास होता है, आई मीन इन इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, और खास करके वैसा इन इक्वेशन जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शन पार्टिसिपेट कर जाए, आई मीन बोले तो 2 फंक्शन पार्टिसिपेट कर जाए किसी भी इन इक्वेशन में, और उसका सॉल्यूशन लेके चलना है, तो सबसे अच्छा मेथड है ग्राफिकल, कि उस इन इक्वेशन को इस तरीके से अरेंज कर दो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में, कि उस इन इक्वेशन के एक तरफ एक फंक्शन हो और दूसरे तरफ दूसरा फंक्शन हो, सच दैट कि दोनों का ग्राफ आप आसानी से प्लॉट कर सकते हो। और जैसे ही ग्राफ आपने आसानी से प्लॉट कर दिया तो ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन से आप पता कर सकते हो कि भैया हमारे पास कहां से कहां तक एक्स का वैल्यू लेना है, सच दैट कि वो इन इक्वेशन आपका सही हो जाए। तो ग्राफिकल मेथड बताने के पीछे मेरा इंटेंशन बस यही था कि किसी भी इन इक्वेशन में, मैं ये ओवरऑल बता रहा हूं, किसी भी इन इक्वेशन में फिर से एक बार, कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शन, आई मीन टू से मैं मेनली में बोलना चाह रहा हूं 2 फंक्शन पार्टिसिपेट करता है, तो बेस्ट है कि उस इन इक्वेशन के दोनों तरफ इस तरीके से अरेंज कर दो फंक्शन को, सच दैट कि दोनों तरफ का ग्राफ प्लॉट करना आसान हो जाए आपके लिए। आई बात समझ में ना, क्लियर है ना। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर बड़े आराम से आप बोल सकते हो, कर लेना आप लोग, है कि नहीं। तो आइए इससे बेस्ट कुछ क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं जो घर पे आप प्रैक्टिस कर लेना, और 1-2 क्वेश्चन मैं और सॉल्व करके आपको बता देता हूं एनालिटिकल अप्रोच से ही। होमवर्क में रख लो कुछ क्वेश्चन को पहले, ठीक है, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन को। और सॉल्व द फॉलोइंग। First, modulus of x plus 4 that is equal to 8 into greatest integer of x plus x minus 4। इसका आंसर जो होगा मैं देते चला जा रहा हूं आंसर, x lies between 1 to 2। Second question, 3 into greatest integer of x minus 3x that is equal to 5 into fractional part of x plus 1। इसका जो आंसर होगा, x का वैल्यू 1, 2 and 1/7, 3 and 1/7, उसी तरीके से आगे बढ़ते चला जाएगा 7 and 6/7। थर्ड क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, 2 into greatest integer of minus x plus 3x equal to 7 into fractional part of x। इसका जो आंसर होगा, x का वैल्यू 0, 3 and 1/4, 4 and 1/2, 5 and 3/4। फोर्थ क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -4x plus 3 equal to 0। इसका जो आंसर होगा x belongs to 5। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -4x, सॉरी x into greatest integer of x
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 3x ग्रेटर देन 0। इसका जो आंसर होगा माइनस इंफिनिटी से 3 एक्सेप्ट इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका जो आंसर होगा एक्स लाइज बिटवीन 1 and 2। 7th नंबर क्वेश्चन कर ले हम लोग। ग्रेटेस्ट एक्स टू द पावर 2 माइनस 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2 लेस देन 0। इसका आंसर हम लोग बोल देंगे x बिलोंग्स टू 5। कुछ क्वेश्चन और लिख लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इसका आंसर जो होगा एक्स का वैल्यू माइनस √2 एंड √6। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग कर लेते हैं, लिख लेते हैं x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इनटू x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसका जो आंसर होगा 1 से 2। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लेंगे। ax क्यूब माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 3। इसका जो आंसर होगा x इक्वल टू 4 टू द पावर 1/3। एक और क्वेश्चन लिख लेंगे हम लोग। x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्रेटेस्ट लेस देन 3। इसका आंसर लिख लेंगे x लेस देन 1। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1। इसका आंसर जो होगा x इक्वल टू 1 एंड 8/3। चलिए, इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं, सच दैट इसका कॉन्सेप्ट जो एनालिटिकल है ना वो माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। ध्यान देना बच्चों। जैसे क्वेश्चन सपोज करो मैं ये लेता हूं, सॉल्व 2x माइनस 1 का मॉड इक्वल टू 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मेरे को सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है। अब यहां पर ध्यान देना, मॉडुलस भी है, ग्रेटेस्ट भी है, फ्रैक्शनल पार्ट भी है। तो सबसे पहले क्या करना है कि मॉड को हटाना। मॉड को हटाने के लिए हम लोग केस को डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशन की बात कर ले हम लोग। क्या यहाँ पे 2x माइनस 1 का मॉड इक्वल टू 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसको फर्स्ट मानते हुए मॉड को पहले स्प्लिट करेंगे। एक बात ध्यान देना, मॉड ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन अगर तीनों साथ में रहे ना, या फिर मॉड हमारे पास रहे, ग्रेटेस्ट रहे, मॉड रहे, फ्रैक्शन रहे, तो मॉड को पहले हटाना, मॉड से फ्री करो इक्वेशन को। तो मॉड से फ्री करने के लिए यहाँ पर दो केसेस को डिस्कस करना पड़ेगा। केस फर्स्ट, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1/2। केस लेने का तरीका तो आपको मैं बता ही चुका हूं मॉडुलस में। 1/2 से बड़ा कुछ भी पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे मॉड का कोई काम नहीं है। 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब याद करो, हमने बता रखा था ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन हुआ ना, तो फ्रैक्शनल को पहले ग्रेटेस्ट में चेंज कर देना। सच दैट कि ग्रेटेस्ट को एक तरफ, बाकी कंटेनिंग टर्म को एक तरफ रखना है। तो फ्रैक्शन को पहले ग्रेटेस्ट में चेंज करो। 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2x माइनस 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना? क्लियर। ये और ये कैंसिल हमारे पास हुआ, ये दोनों का डिफरेंस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू -1। अब बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू -1 यहां पर से आ गया, यहां पे आ गया, तब तो यहां पर दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। x का वैल्यू मैं बोल दूंगा कितना बताओ, -1 से लेकर करके कहां तक, 0 तक। आई बात समझ में कि नहीं? अब ये फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट चाहिए, ये a मान लेंगे और ये हमारे पास b मान लिया मैंने। इससे जो आंसर आया, तो पहले हम लोग a इंटरसेक्शन तो पहले b ले ही लेते हैं हम लोग। क्यों? इस केस के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे थे, इस केस के लिए मेरे पास फाइनल वैल्यू ये आया। तो आपको लग रहा होगा कि मेरे को ग्रेटर देन 1/2 चाहिए और ये -1 से 0 चाहिए।
मुझे लगता है दोनों में कुछ भी कॉमन होने का कोई चांस नहीं है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या मैं बोल दूंगा 5। मतलब ये हमारे पास मान लिया मैंने c, मतलब फर्स्ट केस से कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आइए लिखते चलते हैं केस सेकंड की मैं बात कर लेता हूं। केस सेकंड में हमारे पास क्या होगा, ध्यान देना बच्चों, केस सेकंड में x इज लेस देन 1/2 की बात कर लेते हैं। अब लेस देन 1/2 में कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो अंदर का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, मॉडल टाइम है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना हमारी मजबूरी है। तो 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फिर वही क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ग्रेटेस्ट को पहले फ्रैक्शनल पार्ट में हम लोग चेंज कर देंगे, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट को ग्रेटेस्ट में पहले हम लोग चेंज कर देंगे। तो माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2x माइनस 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो आप बताओ हमारे पास ये दोनों का डिफरेंस तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू इसको इधर ले आओ तो 1 माइनस कितना हो गया 4x। यहाँ पर ज्यादा हम लोगों को परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास ग्रेटेस्ट को एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ चाहिए था, वो हमारे पास आ गया। अब करना क्या है ना कि ग्रेटेस्ट को फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज करेंगे। तो x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस 4x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू क्या बोलेंगे हम लोग x माइनस 1 प्लस 4x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू कितना आ गया 5x माइनस 1। आपके पास पता है फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू जब भी लाई करेगा तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब ये है कि 5x माइनस 1 का भी वैल्यू जब भी लाई करेगा तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो वहां से x का वैल्यू निकाल दो, तो 1 इधर जाएगा तो 1 उधर भी जाएगा। तो 1 लेस देन इक्वल टू 5x लेस देन हमारे पास कितना हो गया 2, 5 से डिवाइड कर दो तो 1/5 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन 2/5 हो गया, राइट ना। अब x का वैल्यू जो यहां पर से आया, तो x का वैल्यू आने के बाद हम लोग को करना क्या है कि इसका ग्रेटेस्ट का वैल्यू निकाल देना है। तो ग्रेटेस्ट का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू यहां से x का वैल्यू 1/5 से 2/5 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 ही होगा, उसके अलावा कोई चांस बनता नहीं है हमारे पास है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर आई मीन इक्वेशन 2 में पुट करो। इक्वेशन 2 में जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, तो 1 माइनस 4x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/4। इसको हम लोग थर्ड कर लेंगे, है कि नहीं है। अब हम लोग का टारगेट क्या होगा हमारे पास, इस इक्वेशन इस केस के लिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे, तो इसमें और इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो चलो इसको हम लोगों ने मान लिया, हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया यहाँ पे हमारे पास d और इसको हमने मान लिया e, तो हम लोग लेंगे d इंटरसेक्शन e। तो आप बताओ लेस देन 1/2 और x इक्वल टू 1/4 दोनों में कॉमन, x का वैल्यू 1/4, समझ में आ रहा है। तो x का वैल्यू 1/4 हुआ तो भैया हमारे पास इसको हम लोग यही मैं बोल दूंगा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। क्यों, a इंटरसेक्शन भी तो मेरे पास 5 आया था और यहां से देख रहे हो हमारे पास d इंटरसेक्शन e हमारे पास 1/4 आया। तो लास्टली तो दोनों का यूनियन ही लेके चलेंगे हम लोग। तो दोनों का यूनियन पहले में 5 दूसरे में 1/4, तो दोनों का यूनियन कितना 1/4। इस प्रकार इसका फाइनल आंसर हमारे पास हो गया 1/4 बोल सकते हैं ना। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हमने आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए दे रखा है आपको क्लास में, और घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सबका मैं आंसर भी दे दिया हूं, मैं कुछ क्वेश्चन और दे देता हूं सच के आप प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को लेकर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन और ओके, कुछ क्वेश्चन और लिख लो, आप प्रैक्टिस कर लेना घर पे सारे लोग बच्चे। सबका आंसर देखो राइट हैंड साइड में मैंने दे दिया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का क्यूब माइनस 9 ग्रेटेस्ट x इक्वल टू 0, इसका आंसर हमने इधर दे दिया है। सबका आंसर देखो राइट हैंड साइड में दे दिया है, ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत ना हो। आपका लगेगा आपको प्रॉब्लम बन जा रहा है तो आपका आंसर भी आपके पास है, ठीक है। और मैं फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, मैं पक्का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा सबका। ओके, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को। ओके, थैंक यू।